Good morning. So, welcome back to the next class of the chapter called as Human Reproduction. A very interesting chapter, a very interesting but a very lengthy chapter. So, there are a lot of physiological and a lot of factual based questions or a lot of informative knowledge which we need to retain विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है इन विच बेस. ठीक है, अब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज अभी तक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज प्रीटी सिंपल, जो अपने 10th स्टैंडर्ड में भी हम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बियॉन्ड योर 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है, एंड यू ऑल्सो हैड अ वेरी rough idea of what menstrual cycle is and how difficult is a female's body with respect to male's body. We spoke about that as well. So again from the exam point of view, menstrual cycle is one of the most important topic. तो अभी भी अगर डाउट है तो बहुत जल्द उसे क्लियर कर लो बेटा, because 101% this is one of the most important topic from your exam point of view, from your state board point of view also. ठीक है, you might get a question in your exam, write a short note on menstrual cycle for 5 marks where you have to talk about what is menstrual cycle, what is the duration of normal menstrual cycle, what is menarche, what is menopause, what are the how is it brought about, what are the roles of the hormones, what are the different phases. So ये सब आपको 5 मार्क के लिए पूरा लिखना है. ओवेरियन फेज भी लिखना है, यूट्राइन फेजेस भी लिखना है. सो आई थिंक दैट शुड बी प्रीटी मच इजियर फॉर अस. ओके, सो देयर वी फिनिश्ड अप एंड देन वी आल्सो स्पोक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. Before we talk about structure of ovum, we spoke about something called as oogenesis. अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, whereas oogenesis has already started in the female's body when she was absolutely in the intrauterine life. ठीक है, मतलब वहां से oogenesis चालू होता है. ठीक है, सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द मंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो जो ओवम डेवलप हो रहा है जिसको हम oocyte बोलेंगे, सो ऑल ऑफ दैट oocyte इज इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. ठीक है, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज. ठीक है, अब oogenesis भी बहुत सिंपल है बेटा, है ना. oogenesis में you have your oogonial cell which is a diploid cell. These oogonial cell will absolutely develop, मतलब जर्माइनल एपिथेलियम से oogonia बनेगा, oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा. तो प्राइमरी oocyte is that particular stage, it is nothing but a diploid stage. और प्राइमरी oocyte से बनने वाला है सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte is a haploid condition. ठीक है, haploid condition but having dual set of chromosomes, मतलब टेक्निकली haploid set but सब उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मतलब प्राइमरी, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 100% मैं नहीं बोल सकता बट सिंपल सा क्वेश्चन है. दे माइट जस्ट गिव यू द प्लॉइडी. ठीक है, दे माइट आस्क यू इसमें से हैप्लॉइड सेल्स कौन से, इसमें से डिप्लॉइड सेल्स कौन से. सो अगर मैं oogenesis की बात करूं बेटा, oogenesis की बात करूं तो जर्माइनल एपिथेलियल सेल, उसके बाद oogonial सेल्स, यही oogonia increases in size, ग्रोथ फेज होगा oogonia का and it will form primary oocyte. આ બધું આ ત્રણ પણ डिप्लॉइड स्टेज છે, तीनों भी डिप्लॉइड स्टेज है बेटा, है ना. अब oocyte, प्राइमरी oocyte का होगा कन्वर्जन इनटू सेकेंडरी oocyte. अब यहां पे होता है मेरा मियोसिस 1. करेक्ट, तो सेकेंडरी oocyte से मेरी हैप्लॉइड जर्नी चालू होती है. ठीक है, सेकेंडरी oocyte विल, अगर फर्टिलाइज होता है एग, मतलब टेक्निकली देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल,
फर्टिलाइजेशन इज टेक्निकली, हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, अभी डिस्कस नहीं करते, बट जस्ट फॉर नाउ जस्ट टॉक अबाउट दैट कि फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte विल गेट कन्वर्टेड, इसका meiosis 2 कंप्लीट होगा और वो इट विल फॉर्म अ oocyte. अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte remains in the form of secondary oocyte and it is eliminated in the menstrual period. ठीक है, सो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लॉइडी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. इट इज वेरी सिनोनिमस विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस आल्सो. उसमें भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है डिप्लॉयड है, उसके बाद जितने भी आती है दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, sperm, all of that is haploid in nature. So pretty simple questions and trust me on this, trust me नहीं, believe me on this. अगर इस ऐसे सब बेसिक क्वेश्चन में गलत हुए ना तो मैं सच में डस्टर फेंक के मारूंगा. मजाक कर रहा हूं, मैं करता हूं क्या कभी. Anyways, so that is a prerequisite information for the topic which we have to do today, that is folliculogenesis. अब अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हो, अगर आप स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में देखते हो या फिर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखते हो तो ओवम इज द टेक्निकल टर्म व्हिच इज गिवन टू अ सेकेंडरी oocyte एनक्लोज्ड बाय जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा से अटैच्ड होंगे कोरोना रेडिएटा सेल. तो ये पूरे के पूरे अपैरेटस, यू कैन अंडरस्टैंड, ओवम इज अ मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओवम के अंदर बैठा है गैमेट, पूरा ओवम गैमेट एक अपैरेटस है, ठीक है. इट इज अ सेल्यूलर अरेंजमेंट, सो दैट एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवम, ठीक है. बट ओवम के अंदर इट्स अ जनरल टर्म, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, जनरल टर्म. सो ओवम के अंदर बैठा है सेकेंडरी oocyte, ठीक है. सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू oocyte, फीमेल प्रोन्यूक्लियोसाइड, एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. अगर नहीं होता तो oogenesis कंप्लीट होगा ही नहीं, meiosis 2 कंप्लीट होगा ही नहीं. That means what is eliminated is secondary oocyte. So this is what you need to remember in your head. Okay, तो ये था oogenesis. Now what is responsible? ये जो हम बात कर रहे हैं कुछ portion जो है that is already been done in the intrauterine life. That is why we say that the female की reproductive cycle, reproductive life is very limited. ठीक है, मतलब पूरे के पूरे उसके लाइफ स्पैन में, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में अ फीमेल इज एबल टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 450 to 460 ovum in her entire reproductive life. एंड जनरली हम ये बोलते हैं कि जो ओवम रिलीज होता है एवरी मंथ, इट इज फ्रॉम द ऑल्टरनेट ओवरीज. नाउ इज इट रियली कोरियोग्राफ्ड इनटू एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार, is it really choreographed into these steps? We really have no idea. But generally it is seen in most of the studies, it is being seen that generally जो ovulation होगा वो alternate ovary से होगा, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो बेटा, एक क्वेश्चन आ गया कि जैसे आया था ऐसे रैंडम, बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज दैट चैप्टर जहां पे दी horizon for asking questions with respect to out of syllabus which is not there in your NCERT, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है. तो इमेजिन कर लो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी के बारे में मैं जनरली बोलता हूँ. इट इज अ मराठी मूवी एंड दैट मूवी, नेम ऑफ द मूवी इज आघात. मैंने तुम लोगों को शायद रेगुलर लेक्चर में बताया था आघात. तो द मूवी बेसिकली टॉक्स अबाउट अ लेडी गेट्स एडमिटेड. इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द केयरलेसनेस ऑफ highly qualified, highly professional doctor, and it absolutely ruins a particular lady's entire motherhood. तो बोलने का मतलब ये होता है कि उसको ओवेरियन कैंसर होती है, दोनों में से एक ओवरी में कैंसर होती है, एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्टर चॉप्स ऑफ बोथ द ओवरीज, ठीक है. सो फाइनली द लेडी इज एब्सोल्युटली, शी सफर्स फ्रॉम अ lot of hormonal imbalances, hot flushes, irregularity with respect to moods,
मूड स्विंग्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. सो शी सफर्स फ्रॉम लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, एंड कभी मां नहीं बन पाना, दिस इज ऑल्सो मेंटल ट्रॉमा. सो शी सफर्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कंडीशन, एंड देयर इज वन रेसिडेंट डॉक्टर जो उसकी ही जो मेन डॉक्टर की स्टूडेंट होती है, तो वो उसके अगेंस्ट जाती है, बिकॉज वही होता है ना कि वो उसके अगेंस्ट जाती है, एंड दैट इज बेसिकली द एंटायर मूवी टॉकिंग अबाउट. नाउ व्हाई डिड आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी हियर, जस्ट टू एक्सप्लेन यू वन पर्टिकुलर सिनेरियो. इमेजिन कर लो कि वही कंडीशन है कि दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी में ओवेरियन कैंसरस सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा जरूरत है दैट वन पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल राइट ओवरी, बहुत ज्यादा जरूरत है कि राइट ओवरी को हम कट करके निकाल दें, ठीक है. और ऑप्शन ये है कि ऑप्शंस है व्हाट विल हैपन इफ वन ऑफ द ओवरी इज रिमूव्ड. तो ऑप्शंस में आएंगे कि menstrual cycle will take place in every alternate month, मतलब menstrual cycle will take place twice नहीं, once in 2 months. Menstrual cycle will absolutely be delayed completely. Menstrual cycle will be irregular, and last option है menstrual cycle will be absolutely normal. ठीक है. तो जनरली हमको ऐसे लगता है कि सर अब तो बात तो ऐसे कर रहे हैं हम कि एवरी ऑल्टरनेट ओवरीज में से रिलीज हो रहा है व्हेन बोथ द ओवरीज आर फंक्शनिंग, बेटा, ठीक है. बट व्हेन वन ऑफ द ओवरी इज एब्सोल्युटली चॉप्ड ऑफ, द एंटायर लोड, द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओव्यूलेशन, द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इज टेकन केयर बाय वन पर्टिकुलर ओवरी, ठीक है. एंड फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली प्रोसेस वेयर your body experiences a spurge of hormones. ये ऊपर नीचे होते रहते हैं ना लेवल्स हार्मोन के, और ये तो हर महीने होंगे, और ये हार्मोनल रिजल्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल डेवलप होता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ओवम होता है, ठीक है, और रिलीज ऑफ ओवम होता है, दैट इज ओव्यूलेशन हो रहा है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. अनलेस एंड अंटिल देयर इज हार्मोनल फंक्शनिंग और हार्मोनल लेवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पीरियोडिकली, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है. एक ओवरी निकालने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी एब्सोल्युटली कंटिन्यूइंग, बट ऐसा हो जाएगा कि रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी विल बी रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज पहले उसके पास स्कोप था कि 450 ओवम फ्रॉम बोथ द ओवरीज, नाउ शी हैज ओनली, मतलब नियरली आप मान लो कि हाफ ऑफ द ओवरी, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ओवम इज एब्सोल्युटली रिड्यूस्ड, ठीक है. सो बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल विल एब्सोल्युटली टेक प्लेस इन द नॉर्मल मैनर, ठीक है. इट इज वेरी सिनोनिमस टू, अगर एक किडनी निकाल दिया तो क्या दूसरी किडनी से काम होगा, या फिर क्या आपकी यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगी? नहीं होगा ना, ऐसे है ना. और 2 किडनी है तो काम अच्छे से होगा, अगर एक किडनी है तो भी काम होना है, ठीक है. बट दैट डज नॉट मीन कि यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, कि आप 4 लीटर पानी पीते थे और सिर्फ आधा लीटर पानी निकल रहा है, दैट डज नॉट मेक एनी पर्टिकुलर डिफरेंस, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट oogenesis तो हमने बात कर लिया बेटा, है ना. कुछ पार्ट उसका प्यूबर्टी से पहले हो जाता है, कुछ पार्ट उसका इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, कुछ पार्ट उसका प्यूबर्टी में. आई टोल्ड यू नो मोर oogonia इज एडेड, ठीक है, आफ्टर योर बर्थ. सो प्यूबर्टी तक क्या हो रहा है, oogonia becomes primary oocyte, and all these, मतलब अगर आपने प्यूबर्टी क्रॉस्ड फीमेल की ओवरी को कट करके देखा, so you might find some ovum which will be at the primary oocyte stage arrested in the diploty, ठीक है. so ये basic information आपको याद रखना है. so that is with respect to ovum. बट हम ये बोलते हैं कि ओवम जो है इट इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है. तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओवरी अगर मैं बात करूं, तो इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज folliculogenesis which we spoke about. मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात की थी हमने, दैट इज FSH. FSH refers to follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone in case of males is also called as interstitial cell stimulating hormone, ICSH, ठीक है. जो लेडिक सेल्स पे काम करता है, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है, बट वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट फीमेल्स में FSH
इज एसोसिएटेड, उनका टारगेट क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ये ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या होंगे, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स आर नथिंग बट द स्ट्रोमल सेल्स। मतलब इमेजिन कर लो ओवरी है, ओवरी का आउटर रीजन इज रेफर्ड टू एज, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स एंड बीच का रीजन इज रेफर्ड टू एज मेड्यूला। ठीक है, अब बात ये है बेटा कि ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या है, दे आर नथिंग बट द फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, मतलब मेड्यूला में कुछ, मेड्यूला का जो कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप जो रीजन होगा, दैट हियर मेड्यूलरी रीजन में होंगे फॉलिक्यूलर सेल्स, मतलब डिस्पर्स्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। यही फॉलिक्यूलर सेल्स जब ऊसाइड पे आकर चिपकते हैं ना, सो नाउ दैट terminology changes, the same follicular cells are now renamed as granulosa cells. क्यों? Because histologically, anatomically इन cells में differences देखा गया बेटा। ठीक है, जब तक वो free cells है, stromal cells है, तब तक उनके cytoplasm में there is no granules, but as in how they get attached to the secondary oocyte, secondary नहीं, my mistake, as in when they get attached to the primary oocyte, तो उस condition में they start under the microscope, if you clearly observe, तो आपको granular presence दिखेगा on that particular cells in that cytoplasm, because ये cells क्या बनाएंगे, estrogen। So follicle stimulating hormone करता क्या है, एक follicle को develop करता है। ठीक है, अब फॉलिकल का डेवलपमेंट के बारे में एनसीईआरटी एक पैराग्राफ में सब खत्म कर देता है। व्हाट यू कैन सी ऑन द बोर्ड इज characteristic diagram for mature Graafian follicle, mature tertiary follicle called as Graafian follicle. But before we talk about this particular thing, ठीक है, we'll have to talk about development of the follicles, that is called as folliculogenesis. So every month one particular follicle which is referred to as matured Graafian follicle, ये matured Graafian follicle में से टुक करके निकलता कौन है, ovum। ठीक है, that process is referred to as ovulation, which takes place under the influence of LH। ठीक है, अब FSH का रोल क्या है, मैंने आपको बताया FSH का रोल कुछ भी नहीं है। FSH का रोल क्या है, स्ट्रोमा में से जो भी फॉलिकुलर सेल्स है उसको निकालो और इसके ऊपर, मतलब ओवम के ऊपर चिपकाते जाओ, so that जो पार्टिकल है, अब ये ओवम, आई टोल्ड यू ओवम इज द एसोसिएशन ऑफ सेवरल सेल्स, देयर आर सेवरल कोरोना रेडिएटा सेल्स आल्सो एसोसिएटेड। ठीक है, तो ओवम की साइज जो है, ओवम की साइज 14 डेज में कंप्लीट फॉलिकुलोजेनेसिस हो रहा है, करेक्ट। सो ओवम की साइज हैज टू इंक्रीज कंपैरेटिवली, सो नाउ इट टर्न्स आउट टू बी फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब क्या होता है ना, पार्टिकल। ठीक है, सो folliculogenesis takes place under the influence of, it takes place under the influence of FSH। ठीक है, सो स्टेजेस क्या है फॉलिकुलर सेल्स के, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, मतलब हो क्या रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। जब मेंसेस हो रही है, मतलब वी अज्यूम कि मेंसेस 3 to 5 डेज तक का ब्लीडिंग पीरियड होता है। ठीक है, सो जब मेंसेस हो रहा है बिकॉज़ एंडोमेट्रियम गिरता है, मेंसेस ब्लीडिंग चालू रहती है, तो मेंसेस कहां पे हो रहा है, कौन सा चेंज है ये, इट इज द यूट्राइन चेंज। सो जब यूट्राइन चेंज हो रही है तो ओवरी में भी कुछ तो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ओवरी में जो चेंज हो रहा है दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। एक साथ देयर आर सेवरल मल्टीपल फॉलिकल्स व्हिच आर अबाउट टू डेवलप। ठीक है, एक साथ 3 से 4 या 5 से 6 फॉलिकल्स डेवलप होना चालू करते हैं, मतलब रिस्पांसिबिलिटी दे दी है, बट out of those 4 to 5 cells, only one particular cell will develop into a matured Graafian follicle and उसमें से निकलेगा हमारा mature ovum। बाकी के जितने भी developing follicles है, they undergo something called as atresia। Atresia refers to decreasing in the size, they degenerate ultimately। ठीक है, so FSH here plays a very important role in developing multiple follicles and later on, ठीक है, later on FSH is only associated to develop the entire follicle। ठीक है, तो ये हार्मोनल रिक्वायरमेंट था, टारगेट सेल ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब धीरे धीरे हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो सबसे पहला जो कंडीशन है which is referred to as primordial follicle। ठीक है, let's talk about
stages of folliculogenesis. ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस में सबसे पहला स्टेज है बेटा, हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल मतलब सबसे बेसिक, एब्सोल्युटली बेसिक। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में आपके जो स्ट्रोमल सेल्स है, these stromal cells, there is a unilayer of stromal cells which gets attached। ठीक है, अभी तक ये ग्रैन्युलोसा सेल्स बने नहीं है, इसके ऊपर और बनते जाएंगे और डेंस होता जाएगा लेयर, और देन लेटर दे विल डेवलप इनटू ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है बेटा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज बेसिकली जस्ट अ यूनिलेयर ऑफ, अगर आप देखते हो तो ये प्राइमरी oocyte है। क्या है बेटा ये है प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर लगते हैं कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स which are still flat। ठीक है, follicular cells। तो in this particular stage is referred to as primordial follicle। अब क्या हो रहा है, FSH का स्तर, FSH का level in the blood is slowly and steadily increasing, so more and more cells go ahead and cover the entire primary oocyte, which leads to the development of primary follicle। second stage क्या है बेटा, second stage है primary follicle। Do not get confused, primary follicle is the particle or primary oocyte is the cell। Primary follicle is the association of several cells, whereas primary oocyte is just one particular cell। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल में भी अगर मैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल की बात करूं, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, सो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में कंडीशंस ऐसी है कि एक सेकेंडरी oocyte होगा अभी तक। अब ये सेकेंडरी oocyte के अराउंड देयर वुड बी यही जो फ्लैट सेल्स है, या भी क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं बेटा, बट स्टिल दे आर यूनिलेयर, देयर इज नो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा स्टेज ऑफ सेल है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा स्टेज ऑफ सेल है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्राइमरी फॉलिकल में, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में, अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन स्टेज। अब ये जो सेल्स है, दे आर रेफर्ड टू एज, दे आर cuboidal shaped follicular cells। अब ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द लेट प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में अर्ली आपको क्यूबॉइडल दिखेगा। अब लेट प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है कि ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, the cytoplasm of these cuboidal cells become denser। ठीक है, if you remember we have spoken about apparatus referred to as macula densa, juxtaglomerular apparatus, JGA है ना। JGA में पढ़ा था आपने macula densa and क्या था, JG cells and macula densa। ठीक है, macula densa में हम नाम क्यों बोलते हैं, because the cuboidal cells becomes columnar, the cytoplasm becomes even more denser by the loss of water and it becomes even more columnar। तो प्राइमरी फॉलिकल में, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में यू विल हैव क्यूबॉइडल शेप सेल्स, एंड लेट प्राइमरी फॉलिकल में यू विल हैव द साइटोप्लाज्म बिकम्स डेंसर एंड दीज क्यूबॉइडल शेप सेल्स नाउ बिकम columnar and they are referred to as granulosa cells because under the microscope you will see the presence of certain granules। इनका फंक्शन क्या है बेटा, ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है, ग्रैन्यूल का फंक्शन है क्या है, ग्रैन्यूल्स बेसिकली is nothing but estrogen। So granulosa cells are supremely associated to produce estrogen in the ovaries। Target cell is source cell of estrogen। ठीक है बेटा, तो अब डायग्राम बना नहीं रहा हूं मैं, आप इसको ही, यही सेल लेट फॉलिकुलर, लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा कि यही कॉलमनार बन जाएंगे बेटा। Now when these become columnar cells, please understand this,
ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में ही स्लोली एंड स्टेडली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, वन सेकेंड, लेट मी गेट द, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा लेट प्राइमरी फॉलिकल को बना देता हूं बेटा। Now when you talk about the late primary follicle, again the condition is the same, oocyte होगा, primary oocyte होगा, और primary oocyte के ऊपर यही जो cells है, जो granulosa cells है, they will become columnar, denser and they will become columnar. Okay, now one characteristic feature which we need to remember in this particular stage is कि ये जो कॉलमनार सेल्स है, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, they have started to produce a layer which is referred to as zona pellucida, a glycoprotein layer which is referred to as zona pellucida. Zona pellucida plays a very important role with respect to fertilization, with respect to cleavage and every other factor. ठीक है, so let's go ahead and label these. So these are nothing but columnar shaped granulosa cells forming a membrane, and hence they are referred to as, since this forms a layer, ठीक है, hence this entire granulosa layer is referred to as membrane granulosa. ठीक है, पूरा लेयर membrane granulosa बनाएंगे। ठीक है, so the cells of these granulosa cells, they also have another function, that is to produce zona pellucida. तो आपको प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में ही जोना पेल्यूसिडा दिख जाएगा बेटा। ठीक है, ये जो हमने लेयर बनाया है, दिस लेयर, ग्रीन कलर लेयर जो हमने बनाया, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल की बात करते हैं बेटा। तो प्राइमरी फॉलिकल में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte, अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या होगा, देयर विल बी dense cytoplasm वाले cells called as membrane granulosa, and the cells of the membrane granulosa are associated to produce a glycoprotein layer which is called as zona pellucida. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझ में आ गया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में आपको जोना पेल्यूसिडा नहीं दिखेगा, कॉमन सेंस, बिकॉज़ सेल्स ही कम है। अब प्राइमरी फॉलिकल में आपको जोना पेल्यूसिडा दिखेगा। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंडरी फॉलिकल में ये नंबर जो यूनिलेयर आपको दिख रहा है, दैट विल बिकम मल्टी लेयर्ड। सो द एंटायर ग्रैन्युलोसा, बिकॉज़ देखो FSH का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, तो FSH का लेवल अगर इंक्रीज होते जाएगा तो ये पर्टिकुलर accumulation of these zona pellucida, accumulation of the membrane granulosa cells keeps on increasing, thereby increasing the size of the follicle. ठीक है, तो हम बात करते हैं with respect to the next follicle which is called as the secondary follicle. बेटा सेकेंडरी फॉलिकल में होता क्या है, सेम चीज। सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होगा, प्राइमरी oocyte, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, प्राइमरी oocyte। एनसीईआरटी रीड करोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लाइन दी है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदलेगा, ठीक है, जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदलेगा, एट दैट मोमेंट
primary oocyte will develop into secondary oocyte. So common sense, भेजे में एक दिमाग एक particular वो sentence पढ़ लेना एक बार NCERT में, बहुत confusing statement में दिया है, but आपको दिमाग में यार क्या रखना है, प्राइमरी oocyte किसमें, प्राइमोडियल में, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte. सो सेकेंडरी oocyte कहां पे आएगा, एग्जैक्टली टर्शियरी oocyte, ठीक है, दिखेगा कहां पे अंडर द माइक्रोस्कोप, टर्शियरी oocyte. बट वेयर इज इट फॉर्म, व्हेन द secondary follicle will develop into a tertiary follicle. So जब ये process हो रहा है, that time there will be changes in the internal oocyte also. तो oocyte will become, जो primary oocyte है, that will become secondary oocyte. ठीक है? So that is one hallmark thing which we need to remember. So again, I am coming back to this diagram. So you have your primary oocyte surrounded by something called as granuloma. क्या बोलते हैं इसको, कौन सा लेयर है ये, क्या बना रहा हूं मैं, oocyte के आसपास, दिस इज दी जोना पेल्यूसिडा. अब जोना पेल्यूसिडा के आसपास क्या होंगे बेटा, एक काम करते, जोना पेल्यूसिडा को तुम थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते, इस तरह से, तुम्हारा जोना पेल्यूसिडा है ब्लैक कलर की, ठीक है, और उसके आसपास क्या होंगे बेटा, अभी these number of granulosa cells keeps on increasing. So from being unicellular layer it will become multicellular layer. अब मैं ऐसे बना रहा हूं तो आप इमेजिन करो कि बहुत सारे ढेर सारे सेल्स का गुच्छा है. ठीक है बच्चा, ठीक है. तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको अंदर क्या मिलेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में भी आपको प्राइमरी oocyte मिलेगी, ठीक है. अब सेकेंडरी फॉलिकल में वन इंपॉर्टेंट स्टेप व्हिच टेक्स प्लेस इज डिफरेंशिएशन. सेकेंडरी oocyte में क्या हो रहा है, हर एक स्टेप में कुछ तो एक इंपॉर्टेंट हॉलमार्क स्टेप है. सो सेकेंडरी oocyte में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ द मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल्स, differentiation of the membrane granulosa cells, membrane granulosa cells मतलब layer into theca. ठीक है, theca is the word which means layer, cover. ठीक है, theca का मतलब क्या है बेटा, cover. तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया कि थीका, अब थीका भी जो है, थीका जो है कवर है, विच इज नथिंग बट इट इज कवरिंग द फॉलिकल. अब थीका भी दो टाइप के थीका है, रेफर टू एज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. ठीक है बच्चा, तो इनका फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन हो गया है. Now please understand this, theca externa जो है, theca externa is dense connective fibrous tissue. So it is nothing but a fibrous layer, ठीक है, fibrous layer which has dense blood supply also. It is nothing but dense connective fibrous tissue. Fibrous tissue मतलब कोलेजन का फाइबर होगा around. थीका एक्सटर्ना मतलब आउटर कवरिंग. whereas इनर थीका जो है, इनर सेल्स जो है, थीका इंटरना जो है, they are made up of specialized glandular cells. That is nothing but ये cells are primitively नहीं, these cells are principally very important for estrogen production. So थीका एक्सटर्ना किस, कौन सा लेयर है बना, कौन सा लेयर बना है बेटा, it is nothing but जो भी ग्रैन्युलोसा सेल्स है, दे हैव लॉस्ट द फंक्शन देयर. ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब एक जो यूनानी में एक जो एंसेस्ट्रल सेल, एक जो कॉमन सेल था, अनडिफरेंशिएटेड सेल था, जिसका कॉमन फंक्शन था, दे आर नाउ डिवाइडिंग, differentiating. I can't help it, beta, because again somewhere down the line it slips my tongue, so please excuse that. So when this granulosa cell starts differentiation,
ठीक है, सो दे विल डिफरेंशिएट इनटू टू पर्टिकुलर लेयर, थीका एक्सटर्ना। सो थीका एक्सटर्ना में जो भी ग्रैन्युलोसा सेल्स है दे हैव लॉस्ट द फंक्शन एंड बचते क्या है, सिर्फ फाइब्रस कलेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। फिर थीका इंटरना की ग्लैंड्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो आपको यही याद रखना है कि एनसीईआरटी में भी ये दिया है कि सेकेंडरी फॉलिकल, जब सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में थीकल लेयर्स आर बीइंग फॉर्म्ड। आपको दिखेंगे नहीं इसमें, ठीक है, इनका फॉर्मेशन चालू हो गया है। ये आपको कैरेक्टरिस्टिकली थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना आपको कैरेक्टरिस्टिकली कब दिखेंगे, इन दी टर्शियरी फॉलिकल। वेरी क्लियर, सेकेंडरी फॉलिकल में यू विल नॉट बी एबल टू सी थीकल लेयर्स बट द फॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है बच्चा। तो थर्ड सेकेंडरी फॉलिकल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। थीका एक्सटर्ना क्या है, थीका इंटरना क्या है। अब जो हम बात करेंगे दैट इज नथिंग बट टर्शियरी फॉलिकल। नाउ व्हाट हैपेंस इन द टर्शियरी फॉलिकल, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। अब मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल या फिर टर्शियरी फॉलिकल में फर्क क्या है कि ये जो एंट्रम की जो कैविटी है, दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सो उसमें जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो छोटी होगी। सो द फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द टर्शियरी फॉलिकल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, और इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिकर फॉलिक्यूलाई। इट इज अ सीरस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, अ सीरस फ्लूइड लाइक कंपोजिशन, लिकर फॉलिक्यूलाई। जो फॉलिक्यूलर सेल्स है ये एक लिकर बना रही है, एक लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है। एंड दैट लिक्विड इज कंप्लीटली फिल्ड इन दिस पर्टिकुलर एंथ्रल कैविटी। और फंक्शन क्या है, ये लिकर फॉलिक्यूलाई का to provide nutrition to the neighboring cells in which are in contact with this particular ovum, ठीक है। so that is the major difference with respect to tertiary follicle। tertiary follicle में कौन सा सेल होगा, अंदर होगा बेटा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte tertiary follicle में, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो अब मैं आपको अलग से टर्शियरी फॉलिकल का डायग्राम नहीं बनाता बिकॉज़ वही बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। सो लेट्स गो अहेड एंड नाउ टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द matured graphene follicle। what you can see on the diagram is a beautiful, what you can see on the board is a beautiful diagram। I can consider this as beautiful because it is multicolored, ठीक है। मैं खुद की तारीफ खुद ही कर रहा हूँ, pat on my back, कुकू। एनीवेज मैं क्यों इतनी हाइपर एक्साइटेड हो रहा हूँ मुझे सीरियसली नहीं पता। Anyways, come back on that particular point. So let us go ahead and first label this is mature graphene follicle या फिर mature tertiary follicle referred to as graphene follicle। अब graphene follicle के अंदर we'll first try to label, we'll try to understand what are the different structures। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ग्रैन्युलोसा सेल्स का ही अलग अलग एनाटॉमिकल फॉर्म्स हो रहे हैं एंड दिस एनाटॉमिकल फॉर्म्स आर एनाटॉमिकली गिवन अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर। बट अगर मैं बात करूं तो ये यूनानिमसली दे आर जस्ट वन सिंगल ओरिजिन वाले सेल्स, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अभी मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल मतलब में मैच्योर हो गया है, नाउ इट इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर ओव्यूलेशन। डिफरेंस क्या है, आई टोल्ड यू द एंट्रल कैविटी, एंट्रम का जो कैविटी है दैट विल कंपैरेटिवली कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद रिस्पेक्ट टू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ठीक है। अब आप ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये रेड कलर का जो फाइब्रस लेयर हमने बनाया है, दैट रेड कलर का फाइब्रस लेयर इज नथिंग बट थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना किससे बना है बेटा, इट इज नथिंग बट अ फाइब्रस लेयर। कौन सा फाइबर्स होंगे, कोलेजन का लेयर, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। देयर विल बी रिच ब्लड सप्लाई आल्सो बिकॉज़ कंपैरेटिवली अब फॉलिकल का साइज है, दिस कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई, ठीक है। तो इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई है तो दी सेल्स रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, सो ब्लड सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस टू दिस पर्टिकुलर लेयर, दैट इज थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और अंदर आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की, ये देखो ये वाली ब्लू कलर की बाउंड्री दिख रही है, दैट इज नथिंग बट थीका इंटरना, सेल्स ऑफ द थीका इंटरना और मेम्ब्रेन ऑफ द थीका इंटरना। I told you theta interna का glandular activity is comparatively more. So let's go ahead and label this. This is theca interna. Okay,
थीका इंटरना इज एसोसिएटेड टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो लेयर हमने बनाया है दैट इज नथिंग बट अ फिल्म और लेयर और फिल्म ऑफ ईस्ट्रोजन, लेयर और फिल्म ऑफ ईस्ट्रोजन, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। कैरेक्टरिस्टिकली कहां पे दिखेंगे? टर्शियरी फॉलिकल में, बट बनना कभी चालू हो गया है? उससे पहले वाले स्टेज में, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब बार-बार रिपीट करने का रीजन ये है बिकॉज़ ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन जनरली आते हैं और बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। कूल। और अंदर बात करते हैं, अभी और लेयर की बात करते हैं। अब बाकी जो हमने ब्लैंक में बनाया दैट इज ऑल द ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द follicular cavity or it is also referred to as the antrum. So what is this referred to as? Antrum. Antrum के अंदर क्या होगा? Antral cavity के अंदर क्या होगा? Liquor follicular. So what is this? इसके अंदर क्या होगा बेटा? इसके अंदर होगा liquor follicular. ठीक है, अब अंदर जो चुपके से खजाने के अंदर जो बैठा है, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आई टोल्ड यू। ठीक है, अंदर जो चुपके से बैठा है दैट इज योर सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte बिकॉज़ ये मियोसिस इज अ स्टेज, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक स्टैचू कर दिया आपको, है ना? मतलब आप चल रहे हो और किसने तो आपको स्टैचू कर दिया, तो आप उधर ही रुक जाते हो। मतलब अगर आप ऐसे चल रहे हो तो एक मतलब जो पोजीशन में आपको उस पोजीशन में आप रुक जाते हो। सेम इज द कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू हियर। ठीक है, व्हेन दी सेल्स मतलब प्राइमरी oocyte गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो सेकेंडरी oocyte का फेट क्या है? एक बार सेकेंडरी oocyte में बन गया तो इट हैज टू डेवलप, इट हैज टू कंप्लीट मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस 2 कंप्लीट होने के स्टेज में ही वो रुक जाता है, दैट इज इट इज अरेस्टेड एट द मेटाफेज। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्रोमोसोम्स चल ही रहे थे कि स्टैचू कर दिया किसने, और सारे इक्वेटोरियल प्लेट में अटक गए। ठीक है, अब यहां पे हम जो बताते हैं इसको हम जर्माइनल वेसिकल बताते हैं। यू डोंट शो दी टेक्निकली यू डोंट शो दी क्रोमोसोम्स हियर। ठीक है, अब वैसे ही याद कर लो। ठीक है, so now what you can see here is the secondary oocyte, secondary oocyte, ये जो अंदर बनाया है हमने। और वो जो न्यूक्लियस है that nucleus is referred to as the germinal vesicle. The nucleus of the secondary oocyte is referred to as the germinal vesicle. ठीक है, अब जर्माइनल वेसिकल और बाकी का जो है दैट इज रेफर्ड टू एज दी, ये जो हम ओपन स्पेस दिख रहा है दैट स्पेस को हमने नाम दिया था, याद है? पेरीवाइटलिन स्पेस। पेरीवाइटलिन स्पेस, पेरीवाइटलिन स्पेस के बाहर क्या होगा? जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, नाउ if you कैरेक्टरिस्टिकली सी कि ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके आसपास पूरा जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, नाउ दे चेंज देयर आर्किटेक्चर। अभी तक ये ग्रैन्युलोसा सेल्स कॉलमनार थे, डेंस थे। ठीक है, अब इनकी जो मतलब विच इज इन दी क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ये बाहर वाले नहीं, डिस्टल वाले नहीं। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte जो ओवम के आसपास है, वो जो सेल्स है दे बिकम अ लिटिल मोर, उनकी आर्किटेक्चर चेंज हो जाती है। दे आर नेम्ड एज कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, अब देख लो यहां पे एट टुवर्ड्स द एंट्रल कैविटी इनवर्ड्स द ग्रैन्युलोसा सेल्स form a heap like structure, a cone like structure. ठीक है, a heap like structure of granulosa cells is referred to as cumulus oophorus. तो ये जो कहां पे है cumulus oophorus, I told you it is nothing but a uphill like structure, accumulation of granulosa cells at the innermost surface of the oocyte.
या फिर the uphill of granulosa cells which are facing the antral cavity is referred to as cumulus oophorus. ठीक है, यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ बेटा, मैं ये इरेज कर रहा हूँ. तो what is it referred to as? It is referred to as cumulus oophorus. नाम देखो कितना मस्त है. इसी को बोलते हैं cumulus ovaricus. नाम कितना मस्त है, cumulus. Cumulus का मतलब क्या है? Cumulative, collection. Cumulus oophorus. ऊ साइड के ऊपर, ऊ साइड देखो मुंह कितना मस्त हो रहा है ना. ऊ साइड के ऊपर oophorus है, ऊ के ऊपर है. ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल. Cumulus oophorus. वैसे ही क्या बोला, वैसे ही अगर आप टुवर्ड्स द पैराइटल रीजन देखोगे तो क्यूमुलस oophorus अंदर की तरफ है और उसके नीचे एक डिस्क लाइक लेयर बनता है. ठीक है, ओवम के एग्जैक्ट नीचे, ठीक है, देयर इज अ डिस्क लाइक लेयर. दिख रहा है आपको पूरा, मैं रेड पेन से शो करता हूं सो दैट आपको क्लियरली दिखेगा. पूरा जो डिस्क लाइक लेयर है दैट इज रेफर्ड टू एज डिस्कस. डिस्क है तो डिस्कस प्रोलीगरस. Not very important from the exam point of view, but it is a part of syllabus because you might get questions in PACE के examination, but you should be knowing what is cumulus oophorus and what is discus proligerus. ये कुछ भी नहीं है, ये just एक नया adaptation है, एक नया form of the cell है. ठीक है, एक नया form of the layer है on that particular point. So that is graphene follicle, kids. That is graphene follicle, and this graphene follicle, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस जैसे ही LH का सर्ज होता है, इस ग्राफीन फॉलिकल में से टुचुक करके कौन निकल के आता है, मतलब इन अदर वर्ड्स यहां से दिस एंटायर थीकल लेयर्स विल रप्चर और कौन बाहर निकला, द एंटायर oocyte along with a few granulosa cells. Now these जब वो निकलते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप भजिया छोड़ते हो, why am I giving this example? तो जब भी आप मूंग दाल के भजे छोड़ते हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट हाथ से छोड़ रहे हो, है ना, तो जब भी आप छोड़ते हो तो एक शेंडी लग जाती है. यू अंडरस्टैंड नो कि यू कांट रियली मेक श्योर दैट यू एग्जैक्टली मेक अ राउंड छोटे छोटे एक्सेप्ट स्मॉल स्पीयर लाइक मूंग भजे, राइट. तो जब भी आप छोड़ते हो तो एक चोटी बच जाती है. तो वैसे ही जब ये ओव्यूलेट कर रहा है, ठीक है, सो द मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है, द आर्किटेक्चर, द कंडीशन, द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ग्रैन्युलोसा सेल्स चेंज एंड नाउ दे आर रेफर्ड टू एज कोरोना रेडिएटा सेल्स. ठीक है बच्चा, तो इतना आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब ओवम तो निकल गया, ओवम निकलकर कहां चला गया, सॉरी ओवम निकलकर कहां चला गया बेटा, ओवम निकलकर चला गया इनटू द इन्फंडिब्यूलम. इन्फंडिब्यूलम से धीरे 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 विद रिस्पेक्ट टू द हेल्प ऑफ जो ciliary motion है, तो धीरे धीरे द ओवम rolls and it reaches the site of fertilization, that is ampulla, isthmus and ampullary junction of the fallopian tube. ठीक है, ओवम तो निकल गया, ओवम तो अपने डेस्टिनी की तरफ चला गया. अब जो बाकी कचरा बचता है, कचरा मतलब जो बाकी के सेल्स बचते हैं, these thecal cells, once the ovum is absolutely ovulated, these thecal cells and these granulosa cells, they start regressing. इनकी साइज छोटी होती जाती है. ठीक है, तो जैसे ही प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये इतना पार्ट निकल गया, तो ये रप्चर हो गया, तो डेफिनेटली देयर इज डैमेज टू द ब्लड वेसल्स. तो थोड़ा सा ब्लड जो है that enters into this cavity and once the ovum is ovulated, तो अंदर क्या बचता है, एक full fluid filled cavity बचती है. and now that cavity is referred to as corpus. corpus का मतलब क्या है, body. corpus hemorrhagicum. क्यों hemorrhagicum? because immediately after the ovulation the blood also enters into this because of the rupture of the graphene follicle and the break of the theca externa, which is supplied with blood vessels. The blood enters into the antral cavity, which gives fluid filled cavity in the center, और ये पूरे apparatus को हम बोलेंगे corpus hemorrhagicum.
अब धीरे धीरे जो थीकल लेयर्स है, these thecal layers will start producing a pigment and that pigment is referred to as lutein. ठीक है, अब ल्यूटिन पिगमेंट जो है यही ग्राफिन फॉलिकल के जो बचे कुछ रेमनेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू, दे विल एब्सोल्युटली फॉर्म स्मॉलर हीप लाइक या स्मॉलर रिग्रेस होते जाएंगे, साइज में छोटी होती जाएंगी एंड इनकी कलर बदल जाएगी और वो बन जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम. सो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन इज ड्यू टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना होता तो ओव्यूलेशन नहीं होता, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता तो ग्राफिन फॉलिकल कभी भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता. ठीक है बच्चा, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया. कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है नेक्स्ट 15 डेज? कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. मैंने प्रोजेस्टेरॉन पहले क्यों बोला? बिकॉज ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ईस्ट्रोजन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रही है बेटा. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया. अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर एक फर्टिलाइज होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड राइट कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है. ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस मच पार्ट फॉर नाउ बिकॉज आई वुड रिक्वायर स्पेस टू राइट. कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इवन इन द प्रेगनेंसी आल्सो. कॉर्पस ल्यूटियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज़ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं ना प्रोजेस्टेरॉन को हम, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी को वो मेंटेन करके रखता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है इन दैट पर्टिकुलर लेयर. व्हाट विल हैपन इफ द प्रोजेस्टेरॉन विल फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एंडोमेट्रियम सफिशिएंटली स्टेबल नहीं रह पाएगा और जो इंप्लांटेड एम्ब्रियो है वो भी निकल जाएगा, मतलब इन अदर वर्ड्स miscarriage. So let's now talk about the fate of corpus luteum. Let's talk about the fate of corpus luteum. बेटा corpus luteum किससे बना है? Corpus luteum is being formed by remnant cells of Graafian follicle. remnant cells of Graafian follicle में पूरा नाम लिखने को घंटा लगा है. ठीक है, चलो बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है. अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर कंडीशन क्या है बेटा, मैंने बताया आपको, फर्टिलाइज हुआ तो कुछ अलग होगा, फर्टिलाइज हुआ तो क्या होने वाला है, और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होने वाला है वो देखते हैं अभी. ठीक है, if the egg या फिर ovum is fertilized, if the egg is fertilized, ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो जाहिर सी बात है कि एग फर्टिलाइज हो गया तभी एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है, मतलब बच्चा बनने वाला है. खुशखबरी, पेड़े बैठो एंड है ना. सो अगर पर्टिकुलर पॉइंट, सो अगर फर्टिलाइज हो गया बच्चा, है ना, फर्टिलाइज हो गया, सो वी विल रिक्वायर द कॉर्पस ल्यूटियम बिकॉज 9 months तक प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बिल्कुल हमको चाहिए, otherwise the embryo will fall. So the corpus luteum remains as corpus luteum. The same corpus luteum जो form हुआ है that remains as corpus luteum throughout the entire gestation period. ठीक है, so if the egg is fertilized, please understand this, if the egg is fertilized, the corpus luteum is maintained as corpus luteum throughout the gestation period. gestation period कितने महीने का है? 9 महीने का. ठीक है, पर gestation period में भी the first 3 months it is under the influence of PRL. ठीक है, PRL का फंक्शन हमने हार्मोनल चैप्टर में किया था. PRL का फंक्शन क्या है? PRL is also referred to as luteotropic hormone.
एंड इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज मैमोट्रोपिक हार्मोन। तो मिल्क प्रोडक्शन का एक काम है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना एक काम है, ठीक है। सो पहले 3 महीने कॉर्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन करता है, बिकॉज़ फर्स्ट 3 मंथ्स पीआरएल का मिल्क प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। वंस फर्स्ट 3 मंथ्स हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम धीरे धीरे चालू होता है। सो द वर्क ऑफ द पीआरएल इज शिफ्टेड टू द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो पीआरएल का काम करने के लिए दूसरा हार्मोन आ जाता है, वो हार्मोन के बारे में बात करते हैं। So the first 3 months it is maintained under the influence of PRL. उसके बाद के जो 6 months है, उसके बाद के जो 6 months है, it is maintained by a hormone HCG, human chorionic gonadotropin, analogous hormone chorionic gonadotropin, a very analogous hormone just like your FSH and LH, ठीक है। So first 3 months PRL, उसके बाद पीआरएल का एक्चुअल काम चालू हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन का। तो पीआरएल का जॉब इज टेकन बाय एचसीजी। एचसीजी को अपना काम मिल गया, पीआरएल को अपना काम मिल गया, ठीक है। सो जेस्टेशन पीरियड में वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद भी दी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, एक मिनट आपको कुछ भी आ रही है, कम बैक, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी कॉर्पस ल्यूटियम स्टिल मेंटेन रहेगा, है ना। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट फंक्शन इज दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल अमेनोरिया। जब फीमेल लेडी द मदर इज लैक्टेटिंग, तब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे। दैट इज बिकॉज़ द कॉर्पस ल्यूटियम इज स्टिल मेंटेन्ड, ठीक है। ये हो गया पहला काम, कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड। दूसरा, ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा क्या है, एंड still post parturition, मतलब पोर्च, क्या हो रहा है देखो, पोस्ट पार्चुरेशन में क्या हो रहा है बेटा, पोस्ट पार्चुरेशन ऑल्सो इट इज मेंटेन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बट अब इसका काम कौन कर रहा है, पीआरएल अगेन, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का सोर्स ही खत्म हो गया, प्लेसेंटा इसका सोर्स था, ठीक है। बिकॉज एचसीजी फर्स्ट 3 मंथ्स में प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा बना नहीं है इतना एडिक्वेटली, तो तब तक काम कौन करेगा, पीआरएल। एक बार प्लेसेंटा बन गया, एचसीजी बनेगा। एचसीजी अगर बन गया तो पीआरएल का जॉब इज शिफ्टेड टू एचसीजी, पीआरएल अपना काम पे चले जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर डिलीवरी एचसीजी का सोर्स ही खत्म हो गया। अब वापस काम किसको करना है, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन का काम तो ऑलरेडी पीआरएल ने 6 महीने से चालू कर दिया, ठीक है। तो नाउ द फंक्शन इज बीइंग टेकन अप बाय पीआरएल अगेन 6 months. So this is responsible for a process called as, this is responsible for a birth control, natural method of birth control, which is called as lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea, lactational amenorrhea, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया with respect to the egg is fertilized. Now let's say for example if the egg is not fertilized, ठीक है, if the egg is not fertilized, if the egg is not fertilized, this corpus luteum slowly and steadily it even more regresses. जब वो corpus luteum की फॉर्म में है तो वो PRG और ईस्ट्रोजन बनाएगा, ठीक है। बट अब धीरे धीरे और उसकी साइज, बिकॉज एग तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है, इट हैज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस टू फॉर्म कॉर्पस अल्बिकेंस। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड अराउंड 23rd day, around 23rd day, this corpus luteum transforms into corpus albicans, which is nothing but a white color body, corpus albicans. And corpus albicans cannot produce, it does not produce PRG. तो अचानक से पीआरजी का सिंथेसिस रुक जाएगा। अगर पीआरजी का सिंथेसिस रुक गया बेटा, तो एंडोमेट्रियम को अभी कोई चारा नहीं, एंडोमेट्रियम विल फॉल एंड द नेक्स्ट मेंसेस विल एब्सोल्युटली स्टार्ट, ठीक है।
So very important from the exam point of view, folliculogenesis. फॉलिकुलोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट चीज ये है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि थीकल लेयर कब बनता है, पता नहीं आपको खुजली क्यों आ रही है यार, थीकल लेयर कब बनता है ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ज़ोना पेलिसिडा कौन बनाता है ये याद रखना है, कहां पे बनता है, कौन से स्टेज में बनता है ये याद रखना है, और कॉर्पस ल्यूटियम का फेट आपको याद रखना है। सो प्रीटी सिंपल ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। सो दैट एंड्स विद आवर टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे, ओवम तैयार कर लिया, स्पर्म तैयार कर लिया, अब हम बात करेंगे इन दो सेल्स के मिलन के बारे में, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट, दैट इज अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।